हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको यूपीटीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी 15/10/2017 को हुई थी, उसके गणित के प्रश्नों को जो है इस क्लास में हम कराने वाले हैं। यदि मेरे भाई आप भी यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम डेट आपकी 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। इससे पहले हम आपको जो है यूपीटीईटी 2018 के जो गणित के क्वेश्चंस पूछे गए तो उसको हमने करा दिया है, 2017 के कराने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको 2011 के पेपर करा दिए हैं, इसके बाद हम 2021 के पेपर्स को लाएंगे। ठीक है, तो यूपीटीईटी 2017 का फर्स्ट नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा। पूछा गया था प्रश्न जो है, समझने का प्रयास करेंगे। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? क्या पूछ रहा है? खंबे की पूरी लंबाई, कंप्लीट लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। सबसे पहले किसकी बात किया है? यहाँ पे खंबे की बात किया। तो सबसे पहले आप एक खंबा बनाएंगे, एक पोल बना लेंगे हम। तो ये हमारा हो गया पोल, और ये जो पोल है ना, ये कीचड़ में धंसा हुआ है, प्रश्न में कहा है। तो ये जमीन, मान लीजिए फर्श है आपका, जमीन है, और ये नीचे जमीन में धंसा हुआ कीचड़ में पोल है, और ये जमीन के ऊपर वाला भाग है पोल का। अब प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग जो है। प्रश्न कह रहा है कि खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है। तो खंबे का जो 4/7 भाग है ये कीचड़ में है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना भाग है कीचड़ में भाई? 4/7 भाग कीचड़ में है। कह रहा है जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। तो धसा हुआ भाग कितना है? 4/7। और यहाँ पे देखिए कहा है धसे हुए भाग का, तो जो धसा हुआ भाग है वो हमारा है 4/7। और यहाँ पे क्या है? का। तो का मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कितना? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, भाग बाहर खींचा जाता है, तो 4/7 में से 4/7 इंटू 1/3 जो है ये, क्योंकि ये पूरा भाग था कीचड़ में धसा हुआ 4/7, उसमें से जो है धसे हुए भाग का 1/3 बाहर निकाला जाता है। तो ये बाहर निकालने के लिए यहाँ पे माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 4/7 माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 21 का एलसीएम ले लेना है। तो 7 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 त्रिके 21 और 3 चौक को 12। भिन्न का जो है जोड़ घटन आपको आता होगा। 21 का भाग 21 में देंगे तो 21 से कम 21 हो जाएगा, और 21 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा भाई आपका? यहाँ पे बचेगा 21 हमारा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8/21 आ जाएगा। ठीक है, 8/21 आ जाएगा। अब और क्या कह रहा है प्रश्न? तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में जो है, अभी भी कीचड़ में है। तो ये 8/11 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 8/11 बराबर 8। ऐसा क्यों किए? क्योंकि अभी भी कीचड़ में क्या है? 8 मीटर खंबा जो है धसा हुआ है। तो ये भी 8/11 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम जो है ये इधर भागे में है, ध्यान से देखिएगा, ये इधर भागे में है। ठीक है, चलिए इधर लिख लेते हैं इसको, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 8/11 है तो ये इधर ये भागे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 8 गुणे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए भाग में था, उधर गया तो गुणे में हो गया। ये इधर यहाँ 8 है तो कुछ नहीं तो इंटू 1 लिख सकते हैं, और 8 इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। तो 8 इंटू 21 अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। 8 से 8 कट जाएगा, एक की वैल्यू कितना आ जाएगी? 21 आ जाएगी। तो यही 21 मीटर पूरे खंबे की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 21 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न था, आसानी से हम लोग जो है इसको लगा लेंगे। 21 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। भाई चलिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न हमारा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले
उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाए तो आप एक दिन का काम निकाल लिया करिए। ठीक है, कितने दिन का? एक दिन का। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। कोई भी काम वो कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12 करेंगे। इसी तरीके से बी और सी का भी भाई एक दिन का काम कितना हो जाएगा? टोटल कितने दिन में कर रहे हैं? 15। तो एक दिन का काम 1/15 हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से आप जो है यहाँ पे देखिए सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो यहां से आप सी प्लस ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां से हमको जो है ए की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/12 है, बी प्लस बी सी का 1/15 है, सी प्लस ए का 1/20 है। अब क्या करेंगे ना, तीनों को जोड़ लेंगे। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। ये हमारा समीकरण 3 था। तो समीकरण 1, 2 और 3 को आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए ऐड यहाँ पे करते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, प्लस बी प्लस सी। इस साइड वाले को एक साइड जोड़ लीजिए, a प्लस बी, बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा c प्लस ए। ठीक है, बराबर। अब इस साइड वालों को जोड़िए, 1/12 प्लस 1/15 प्लस यहाँ पे 1/20 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a यहाँ पे है, a यहाँ पे मिल करके कितना a हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यहाँ पे b और b मिल करके कितना b हो जाएगा? यहाँ पे 2b हो जाएगा। इसी तरीके से c और c मिल करके 2c हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 20, 15 और यहाँ पे 20, सॉरी यहाँ पे 12 है भाई, यहाँ पे 12 है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। तो 12 पांचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यहां से कुछ नहीं तो दो कॉमन ले सकते हैं। जब दो कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर। ठीक है, 5, 4, 9, 3, 12, 12 बटे नीचे कितना है? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे देखिए ये दो इधर गुणे में है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, इधर 2 छक्का 12 हो जाएगा। 6 से काट लेंगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारा इधर आ गया आंसर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/10 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी 1/10 आ गया। तो हमसे किसका मान पूछा है? यहाँ से a का मान पूछा है। तो अगर हम जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10 है, अगर इसमें b प्लस सी का मान रख दे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए b प्लस सी का मान रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए b प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 1/15। तो a रहने देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, a को रहने देंगे, और b प्लस सी का मान 1/15 बराबर 1/10 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 1/10, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30 और 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा मेरे भाई 1/30। ठीक है, तो a का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? जो है 1/30। तो कितने दिन में काम करेगा? जो नीचे दिया गया रहता है वो टोटल डे होता है, तो 30 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन में आपको कुछ नहीं करना था। a प्लस बी का एक दिन का काम, b प्लस सी का एक दिन का काम, c प्लस ए का एक दिन का काम। फिर इस साइड वाले को एक साइड जोड़ लीजिए, उस साइड का जो दिया गया टर्म उसको एक साइड जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10 मिल गया, और इसमें b प्लस सी का मान को अगर वैल्यू को रख देंगे तो हमें a की वैल्यू पता हो जाएगी। तो कहेंगे सर b प्लस सी का मान 1/15 था, तो 1/15 रख लिए, a का मान यहाँ पे आ गया 1/30। तो a का एक दिन का काम 1/30 है, लेकिन ये पूरा 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शानदार प्रश्न था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा बहुत ही शानदार प्रश्न, और कई बार यूपीटीटी के एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, बताने का इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पे कि ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः
डी ई और एफ है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, पहले इसका फिगर बना लेते हैं भाई, और फिगर बना करके समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिया क्या गया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। यहां पे हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज हमारा है ए बी सी। ठीक है, कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु, तीन की जो भुजाएं हैं इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इस भुजा का इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, और तीनों को आपस में क्या किया लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, ये त्रिभुज था ए बी सी, और ये हो जाएगा डी ई एफ। हमने क्या किया, उसने कहा है प्रश्न में कि त्रिभुज है, त्रिभुज के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, इस वाले भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे, इस वाले भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। फिर इनके मध्य बिंदु को क्या किया गया है, मिलाया गया है, तो मध्य बिंदु को हमने मिला दिया, तो एक और त्रिभुज बन गया डी ई एफ। तो आप लोग बताइएगा, जैसे ये जो फिगर है, आकृति है त्रिभुज की, इसमें कितने त्रिभुज बने हैं। आप कहेंगे सर 4 त्रिभुज बने हैं। देखिए, एक पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, और ये चौथा त्रिभुज, ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल आपके बने हुए हैं। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या दिया गया भाई। दिया गया है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई क्या है भाई, नहीं सॉरी, डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल पूरे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या ये होगा स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल मींस इसी त्रिभुज की बात कर रहा है, डीईएफ की ही बात कर रहा है, और कह रहा है कि 1/2 इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 होगा, और वही सेम प्रोसेस है, 1/3 होगा कि 1/4 होगा कि 1/2 होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको जो है कि एक थ्योरम बता दे रहे हैं, एक प्रमेय, इसको आप जानते रहिए। जैसे कोई भी त्रिभुज आपका बनाया गया, उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनता है, जैसे ये आपका कंप्लीट त्रिभुज था, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, ये जो त्रिभुज बनता है उसमें 4 त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज बनते हैं, 4 त्रिभुज बनते हैं। ये जो चारों त्रिभुज होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों त्रिभुज आपस में पहली बार सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे, सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग समान, मतलब जैसे ये आपका त्रिभुज है और ये त्रिभुज आपका ये है। ठीक है, और ये 3 है, 3 है, 3 है, तो ये भी 3 है, 3 है, 3 है, तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समान होगा। सर्वांगसम का मतलब जैसे कोई एक आकृति हो, उसके ऊपर कोई दूसरी आकृति रखी जाए, अगर उसको पूरी तरीके से ढक लेती है तो उसको सर्वांगसम कहा जाता है, सर्वांगसम आकृति। ठीक है, मतलब सर्व अंग समान। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है आपके 1 2 3 4, ये चारों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम। जैसे इस वाले त्रिभुज को उठा करके अगर इस पे रखेंगे तो इसको कवर कर लेगा, इसको उठा करके इस पे रखेंगे तो मतलब ये चारों आपस में सर्वांगसम है। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज एबीसी है, उसके मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला जो त्रिभुज बनता है, तो टोटली इसमें 4 त्रिभुज बनते हैं, और चारों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और इसका जो प्रत्येक त्रिभुज होता है, बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 होता है। याद रखिएगा, इसका जो प्रत्येक त्रिभुज होता है, जैसे ए ई एफ जो त्रिभुज होगा, ए बी सी का 1/4 होगा, इसी तरह डी ई एफ जो होगा पूरे चतुर्भुज का 1/4 होगा। तो सही आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/4 मतलब 1/4 होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न था, और चलते हैं आगे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न भाई। यूपीटीईटी का अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न 2017 का पूछा गया प्रश्न भाई है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर है। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप लगा दीजिए, आसानी से आप प्रश्न को लगा सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है भाई, यदि दो संख्याओं का अंतर, क्या आपको संख्या पता है, नहीं पता है, तो संख्या मान लीजिए x और दूसरी क्या मान लीजिए y हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब अंतर का मतलब घटाना, कितना दिया है भाई, 5 दिया। देख रहे हैं, अंतर आपका 5 है और गुणनफल 36 है, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है गुणा करने पे 36 आ रहा है। ठीक है, संख्या आपने मान लिया x और दूसरी y मान लिया, अंतर कह रहा है 5 5 लिख लिया, गुणनफल कह रहा है 36 36 लिख लिया। ठीक है, फिर कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रम का मतलब मेरे भाई होता है उल्टा,
अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। तो पहले क्या करिए, जो आपकी संख्याएं हैं उनका व्युत्क्रम करिए। तो चलिए x और y का व्युत्क्रम करते हैं। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, नीचे कुछ नहीं 1 रहता है। तो जब आप इसका व्युत्क्रम करेंगे, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे भाई, व्युत्क्रम, जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा और ये 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो व्युत्क्रमों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, व्युत्क्रम हमने कर लिया, अब घटाना कर ले रहे हैं, अंतर हो गया, ठीक है। चलिए एक्स वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा वाई, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं हम जो है एक्स वाई का मान है सर, हाँ एक्स वाई का मान यहाँ पे 36 दिया गया है, लेकिन ये वाई माइनस एक्स यहाँ पे कह रहा है, लेकिन वैल्यू दिया है एक्स माइनस वाई का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर है 5, तो हम 5 को इधर ला दे रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा -5, जैसे इसको हम इधर लेते आए, इसको हम इधर लेते जाएं, तो 5 को जब इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, और जब इसको हम इस साइड लाएंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस एक्स है तो माइनस एक्स, माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर वाई माइनस एक्स। तो वाई माइनस एक्स का जो मान है वो 5 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है। जो आंसर हमारा है -5/36 है, ये किसी ऑप्शन में है, इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, जब 5/36, तो सही आंसर ये हो जाएगा आपका 5/36 नहीं होगा, -5 होगा। ये क्वेश्चन जो है एरर था। आप 2017 का जब पेपर देखेंगे तो इस प्रश्न के ऑप्शन में यही ऑप्शन दिया गया था 5/36, लेकिन जब लोगों ने क्वेश्चंस को लगाया तो पता चला सर कि यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो माइनस आ रहे हैं, ठीक है, माइनस तो दिया ही नहीं गया था, तो इसका आंसर जो है -5/36 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको आप लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न हमारा है क्या, किसी 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या है। जब भी इस तरह से प्रश्न आए संख्याओं पे अंकों पे आधारित, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ऑप्शन से लगाने हैं, ठीक है। ऑप्शन से प्रश्नों को आप लगा लेंगे, देखिए कैसे लगा लेंगे। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप पढ़िए, कह रहा है किसी 2 अंकीय, कितना अंकीय है भाई, 2 अंकीय, 2 अंक है, संख्या के अंकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है 6। तो अब ऑप्शन में ढूंढिए, मतलब सर्च करिए कि जो है कि किसमें अंकों का गुणनफल जो है आपका 6 हो रहा है। तो देखिए 6 एकम 6 अंकों का गुणनफल, भाई 1 मिनट भाई, यहाँ पे एरर, देखते हैं। जैसे 1 गुणे 6 कर लेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 गुणे 5 किए तो 15 आया, यहाँ पे 4 गुणे 3 किए तो अंकों का गुणनफल 12 आया, यहाँ पे 2 गुणे 3 किए तो 6 आया। इस तरह से देखा जाए तो कह रहा है अंकों का गुणनफल 6 है, तो यहाँ पे अंकों का गुणनफल 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। अंकों का गुणनफल 15 आ रहा है तो ये नहीं होगा, अंकों का गुणनफल 12 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, अंकों का गुणनफल 6 है तो ये भी हो सकता है। तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, इसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। कह रहा है कि पहले तो अंकों का गुणनफल 6 है, जब इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उनके जो अंकों के स्थान है वो बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदलने का मतलब, जहां पे 1 है ये 16 है तो क्या हो जाना चाहिए 61 हो जाना चाहिए, ये 23 है तो क्या हो जाना चाहिए 32 हो जाना चाहिए। कब, जब इसमें 9 जोड़ दिया जाए। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे जोड़ करके कि सच में चेंज हो जा रहा है कि नहीं। तो ले 6 में कितना जोड़ दीजिए 9, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, होना कितना चाहिए था 61, नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे 23 है, तो 23 में आप 9 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 9 3 12, और ये देखिए 32, 32 हो जा रहा है। 23 था, जब अंकों के स्थान को बदले जोड़े 9 तो ये हो गया 32, और अंकों के स्थान बदल गए, ठीक है। 2 3 था, यहाँ पे 3 और 2 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था, इस तरह से इसको लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे है कि किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, ये हमारा आयत है, आयत के बारे में आप जानते हो, ठीक है।
ये रेक्टेंगल है, इसकी जो ऊंचाई है, मतलब ये ऊंचाई, ये क्या दर्शाती है? उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है, उस वर्ग की चौड़ाई को दर्शाती है, या उस वर्ग की ऊपरी सीमा को दर्शाती है, या उस वर्ग की निम्न सीमा को दर्शाती है? आपको बताना है क्या सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस वर्ग की ऊपरी सीमा को दर्शाती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उस वर्ग की ऊपरी सीमा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, और हम आपको बता दें जो यूपीटीईटी का एग्जाम होता है, जो यूपीटीईटी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें बस आपके बहुत कम क्वेश्चन शिक्षण के पूछे जाते हैं। वही अगर आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो उसमें जो है शिक्षण के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो यूपी टेट का एग्जाम होता है, कोई भी टेट का एग्जाम होता है, तो उसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले आते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहुत से मेरे भाई सीटेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तो फिलहाल नहीं आया है, बट एग्जाम डेट आपकी क्लियर है, 8 फरवरी को आप लोगों का पेपर है। ठीक है, अच्छे से उसकी भी आप तैयारी करिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई, कि एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? एक रचनात्मक क्लासरूम में शिक्षकों को, टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्नों को हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, और तीसरा ऑप्शन है ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी खोजने में प्रवृत्त हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। देखिए बच्चों से रट्टा नहीं कराते हैं, रोटेट लर्निंग जो है नहीं करानी चाहिए। यानी कि उनको कोई चीज आप दे दें और रट्टा मार रहे हैं रट्टू तोता की तरह, तो ये चीजें नहीं होती है। उनको उस जो टॉपिक वो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो है कि उनमें उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि। अगर रुचि नहीं है तो बच्चे याद रट्टा मारते हैं। ठीक है, जब कोई चीज समझ में नहीं आती, उनके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट नहीं अच्छी रहती, तो चीजें नहीं, तो ये रोटेड लर्निंग नहीं होता है बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे विद्यार्थियों को प्रश्नों को हल ढूंढने के लिए, सॉल्व करने के लिए अपनी जो उनकी नीतियां हैं उसको विकसित करने देना चाहिए। सही बात है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो। ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना, तो ये सारी चीजें सही, बट आपका ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यहाँ पे देखेंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। प्रश्न हमारा क्या है, ये 8 नंबर का, कि कह रहा है दो कोटि पूरक कोणों का अंतर। ठीक है, कह रहा है दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो दोनों कोण है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कोटि पूरक कोण क्या होता है, कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है। तो इसके बारे में जो है आप जानते रहिए। देखिए जब भी प्रश्न में कहेगा कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक, और एक और कोण होता है समपूरक। ठीक है, ये दो कोणों के बारे में आप जानते रहिए। इस पे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जो कोटि पूरक कोण होगा इसमें भी कितने कोण होंगे? दो कोण होंगे। कितने कोण होंगे? इसमें दो कोण होते हैं। इसमें भी कितने कोण होते हैं? दो कोण होते हैं। एक कोण होता ही नहीं है। दो कोण कोटि पूरक में, दो कोण संपूरक में। अब आप कहेंगे सर कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा कोटि पूरक है और संपूरक? तो आप तो बता रहे हैं दो कोण इसमें भी होता है, दो कोण उसमें भी होता है। तो देखिएगा आप लोग, इसमें जो कोटिपूरक कोण होता है इसमें दोनों कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो संपूरक कोण होता है इसमें दोनों कोणों का जो योग होता है, दोनों कोणों का योग, ठीक है, का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है दो कोटिपूरक कोणों का अंतर, अंतर मतलब घटाना 40 डिग्री है। तो मान लीजिए दो कोटिपूरक कोण आपके पास, एक कोटिपूरक कोण आपका x है, दूसरा क्या है? y है। आपने मान लिया, हमने कहा दो कोण होते हैं, आप कहेंगे सर एक कोण x है, दूसरा y है, और इसका कह रहा है अंतर मतलब घटाना 40 है। तो घटाना कितना है? 40 है, 40 लिख लिए। ठीक है, और आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि सर दो कोटिपूरक कोणों का जो योग होता है हम लोग जानते हैं 90 होता है। ये तो प्रश्न ने कहा, ये प्रश्न ने बताया कि दो कोटिपूरक कोणों का जो अंतर है वो 40 है। आप कह रहे हैं सर दो कोटिपूरक कोणों का जो सम होता है योग वो 90 होता है। ये समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 सॉल्व कर लीजिए, दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलके कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहाँ 40 और 90 130 हो जाएगा। ये इधर गुणे में उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 130 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। घटा लेंगे तो हमारा आंसर 65 आ जाएगा। एक कोण हमारा 65 डिग्री का हो गया। ठीक है, 65 है हम ऑप्शन में, हाँ है।
ठीक है। और दूसरा कोड हमें जो है y यहां से निकाल लीजिए, x का मान इसी में रख लीजिए, ठीक है। तो 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, माइनस y बराबर यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 65, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 25, इसमें से इसको घटा लेंगे, ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 25। तो y बराबर 25 और यहाँ से x बराबर आ गया 65, ठीक है। तो दोनों कोड, पूरा कोड हमारे एक 65 हो गया और एक हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। घटाना गलत हो गया लग रहा है क्या, घटा लेते हैं यहाँ से 40, 5 25 ही होगा, किसी ऑप्शन में है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 25 व 65 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। ये भाग का प्रश्न पूछा गया, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए भाग देते हैं हम लोग, जो है कि 12 10 12 में किसका भाग देना है, 12 का भाग देना है। चलिए देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12, इसका 2 अंक तो इसका 2 अंक लेंगे, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार जाएगी, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। घटा लेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 क्रॉस, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0 क्रॉस, यहाँ पे 1 को लाएंगे, भाग नहीं जाएगी, फिर 0 को यहाँ पे बुलाएं, जैसे यहाँ पे 0 को लाएंगे यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अभी भी देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, भाग नहीं जा रही है, फिर क्या करेंगे, फिर इस 1 को लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 को यहाँ पे लाएंगे, अब हमारी भाग चली जाएगी। तो 12 का इतनी बार टेबल पढ़िए कि 101 आ जाए, 101 से कम आ जाए, तो कहेंगे सर 8 बार में 12 वाटे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, 10 इसको एक कैरी दे देगा, 11 में से 6 जाएगा 5, 9 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 भाग नहीं जाएगी, 2 को लाएंगे यहाँ पे, कितनी बार जाएगी, 12 चौको 48, 4 बार जाएगी। घटा लीजिए, 12 में से 8 जाएगा 4 और 4 में से 4 जाएगा 0, शेषफल हमारा आ गया 4। आंसर में है, हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। शिक्षण से पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न क्या है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, मतलब कोई स्टूडेंट है, उसमें जो है क्या असेसमेंट किया जाना चाहिए, उसका असेसमेंट कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है, उसका मूल्यांकन। पहला ऑप्शन है गणितीय संप्रेषण के माध्यम से, दूसरा है बिना समझे रटने की क्षमता, तीसरा है शिक्षक को सुनने की क्षमता, चौथा है अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। अगर कोई विद्यार्थी है, कोई बालक है, उसका अगर आपको असेसमेंट करना है तो आप असेसमेंट कैसे करेंगे, अगर आप एक शिक्षक हैं तो देखिए, ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अवधारणा, अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, न समझने पर, यानी अगर किसी बच्चे को जैसे गणित का कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, उसको उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, और प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति, और बच्चों में देखे होंगे जब उनको समझ में नहीं आता है कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज, तो पूछते नहीं है जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो इस तरह से उनका असेसमेंट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है, ठीक है, उससे पूछना चाहिए, ठीक है। चलिए सही ऑप्शंस के साथ ये वाला क्वेश्चन तो ऊपर, हाँ ये दिया गया था, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, पहला है आवृत्ति, दूसरा है वर्ग माप, तीसरा है परिसर और चौथा है माध्य। क्या कहलाता है आपको बताना है, ठीक है। कह रहे हैं कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, याद रखिएगा परिसर कहलाता है। परिसर क्या क्या होता है, परिसर इक्वल टू होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम, ठीक है। जब भी आपको परिसर निकालना हो, किसी भी चीज का परिसर निकालना हो, तो आप अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस कर लेंगे। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहा जाता है, कभी कभी परीक्षा में रेंज ही दे देता है, इसको इंग्लिश में रेंज कहा जाता है, रेंज, ठीक है।
रेंज कहा जाता है। कभी कभी इंग्लिश का ही वर्ड ये दे देता है रेंज, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या 3 5 1 7 9, ठीक है, और हम आपसे पूछ रहे हैं इसका परिसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका रेंज क्या होगा। आप कहेंगे सर अधिकतम में से न्यूनतम घटाएंगे। अधिकतम कौन है भाई 9 है, न्यूनतम कौन है 1 है, तो 9 में से 1 को घटा लेंगे 8 आ जाएगा। सर इसका रेंज इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि परिसर और रेंज क्या होता है। एक ही होता है, इसको इंग्लिश में रेंज और हिंदी में परिसर कहते हैं। मैक्सिमम माइनस मिनिमम किया जाता है। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न भाई है और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आता रहा है, ठीक है। इससे रिलेट करके हम आपको दो प्रश्न और पूछेंगे। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बताएंगे सबसे छोटी ऋणोत्तर, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या। अगर आप इस क्लास को अभी तक देख रहे हैं मेरे भाई, आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या। ये हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं, ये ऐसा प्रश्न है जो वनडे एग्जाम में जहां पे मैथ पूछा जाता है, जो है वनडे एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, वन लाइनर है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्वेश्चन मार्क। चलिए, इस प्रश्न को हम सही कर दें, ये प्रश्न में एरर है भाई, प्रश्न को सही करें। कह रहा है किसी संख्या का, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न गलत है भाई, ठीक है। कह रहा है कि किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, 24 के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है संख्या का, तो संख्या का 1/4 होगा। देखिए जैसे कह रहा है वैसे हम प्रश्न को लगा रहे हैं। किसी संख्या का, संख्या को मान लीजिए x, का मतलब होता है गुणा, 3/4 तो 3/4, फिर क्या है का मतलब यहाँ पे गुणा, 2/3 तो 2/3, 24 के बराबर है, बराबर तो मतलब बराबर कितना 24 हो गया। लिख लिए जैसे कह रहा था, 2 से 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 3 से 3 गया, फिर x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 24, x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 24, ये इधर भागे में था, इधर गया गुणे में, तो x का मान कितना आ गया 48 आ गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है भाई, हमसे कह रहा है कि संख्या का 1/4, तो संख्या कितनी आई है, कहेंगे सर संख्या 48 आई है, इसका कितना 1/4, तो 1/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से इस प्रश्न को हम लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न और ये प्रश्न ऐसा है जो यूपीटीटी में कई बार पूछा गया, ठीक है। और ये अलजेब्रा का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि 7 + 2 करड़ी में 10 का वर्गमूल है। तो देखिए कह रहा है 7 + 2 करड़ी में 10 का वर्गमूल, तो ये वर्गमूल का साइन बना लिया, चिन्ह बना लिया हमने। देखिए इस तरह के प्रश्न जब आए तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, आसानी से प्रश्न लग जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका करड़ी में दिया गया रहता है वैल्यू, ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 दिया, तो 10 को ऐसे दो लोगों में डिवाइड करिए, बांटिए कि गुणा करने पे ये खुद आ जाए और जोड़ने घटाने पे ये आ जाए, फर्स्ट टर्म में 7 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 2 और 5, जैसे 2 और 5 का गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, लेकिन 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहेंगे सर 2 + 5 लिख सकते हैं, बस यहाँ पे अपने मन से ऐसे करड़ी लगा लीजिए और आंसर आपका यहाँ पे है। चूंकि आंसर में भी यहाँ पे एरर है, सही कर ले, ऑप्शन आपका वास्तव में ये है, ठीक है, ये। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 5 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको लगाएंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका है 7 प्लस 2 करड़ी में 10, ठीक है, ये आपका लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2, 7 की जगह लिख सकते हैं प्लस 2 है, ठीक है। ये करड़ी में 10 है, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2, करड़ी में 5 कूड़े करड़ी में 2। अब देखिए इसको a मान ले, चलिए आगे लिख लेते हैं। जैसे 5 है तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में 5 का स्क्वायर, प्लस 2 है तो लिख सकते हैं करड़ी में 2 का स्क्वायर, प्लस 2 करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो ये 2 है, ये a है, b है, देख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया। तो करड़ी में लिख लेंगे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर, ये 2 बार है तो एक बार यहाँ पे बाहर आ जाएगा वर्गमूलों का। तो यही आंसर आपका देखिए है, चाहे करड़ी में 5 प्लस 2 या करड़ी में 2 प्लस 5 आपका। हम तो कह रहे हैं बस आप ऐसे लगाइएगा जैसे 10 दिया गया है, 2 भागों में बांट लीजिएगा, जोड़ने घटाने पे ये आ जाए, गुणा करने पे ये आना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, क्लास का अंतिम प्रश्न है और यूपीटीटी का 15वां नंबर का प्रश्न यही पूछा गया था कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। यानी कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था जो है किसको था, आर ए फिशर को, ठीक है, गाउस को, लाप्लास को, न्यूटन को, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर ए फिशर को। आप याद रखिएगा, प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय जो है आर ए फिशर को जाता है। तो ये जो है यूपीटीटी के 15 प्रश्न हम आपको कराए जो है 1 से लेकर के 15 तक आज की क्लास में। इसके बाद वाली क्लास में कल जो है हम लोग जो 15 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को यूपीटीटी 2017 के देखेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो है 2017 के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे कंप्लीट हो जाएगा कल। तो जो भी मेरे भाई मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर यह क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।